हेलो फ्रेंड्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें कि आपका इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग तीनों एक्टिविटीज कवर हो जाएंगी। तो बेहतर है एक बार खुद से ट्रैक कीजिए, नहीं बनता है तो फिर उसके बाद लेक्चर को आप कंटिन्यू कीजिए। लेट्स सी। सबसे पहला कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, इन्वेस्टिंग भी करना है और फाइनेंसिंग भी करना है। मशीनरी, अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 was sold at a loss of 2,000. Depreciation on machinery charged during the year amounted to 6,000. ओके, मशीनरी के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है अलग से, परचेस वगैरह सेल के बारे में। तो हम क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। और हम यहाँ पे देखें तो मशीनरी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो हमेशा बेहतर है कि आप दोनों का लेजर बनाएं। ठीक है। अभी मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि भले ही हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जरूरत ना पड़े, है ना, मगर आपको बनाना है तो वो जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मशीनरी का लेजर और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे। कैपिटल दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और दूसरा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। तो क्या करना है मेरे को बताइए। ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000, ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000। ठीक है। अब पहले वैल्यूज पुट करना है और कुछ नहीं करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आपका 10,000 है ओपनिंग और ये 12,000 है आपका क्लोजिंग। ठीक है। आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 was sold at a loss of 2,000। अब आमतौर पे क्या रहता है कि आपको मशीनरी का कॉस्ट भी दिया रहता है, उस पर कितना डेप्रिसिएशन हुआ है वो भी दिया रहता है, वो नहीं दिया हुआ है। यहां पे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 6,000। ये इस मशीनरी की बात नहीं कर रहा है जो बेची है ना। नहीं तो लिखा होता, या तो ब्रैकेट में यहीं पे लिखा होता 10,000 के बाजू में ब्रैकेट में लिखा होता, या लिखा होता द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड वॉज बी 6,000। यहां पे क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 6,000, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द एंटायर मशीनरी। इट इज टॉकिंग अबाउट द एंटायर मशीनरी। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम अब यहां पे क्या करेंगे, ध्यान देना। ये 10,000 की मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ है ये हमको नहीं मालूम है, मगर मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहाँ पे, ये आपका समझ लेना। यहाँ पे मैं प्रोविजन की पहले एक बार बात कर लेता हूं। यहाँ पे ये क्या होता है, बाय आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आप क्या है, आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू, जो भी होगा, मशीनरी होगा, फिक्स एसेट होगा, तो यहाँ पे एसेट लिख दे रहा हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। ये होता है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। ठीक है। और यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन होता है, मतलब ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये चार चीजें यहाँ पे रहती हैं। ठीक है। तो चलो यहाँ पे भी मैं पहले लिख दूं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। जगह कम है यहाँ पे इसीलिए मैं यहाँ पे टोटल नहीं करता हूँ, मगर आप हमेशा टोटल भी करेंगे अकाउंट्स का, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ। तो ये आपका डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या दिया हुआ है हमको, बिल्कुल दिया हुआ है, ये 6,000। तो ये तीन चीजें अगर मिल जाती हैं तो चौथी आपको अपने आप मिल जाएगी। 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4,000। मतलब आपने जो मशीनरी बेची है उसका डेप्रिसिएशन आपको मिल गया 4,000। बस केवल और केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करेंगे आपको जो बैलेंसिंग फिगर है उससे सब कुछ मिल जाएगा। आधी बात समझ में, इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा मेरे को बताओ। यहां पे जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड हम अडॉप्ट करते हैं
तो यहाँ पे हम इकट्ठा डेप्रिसिएशन घटाते हैं जो हमने मशीनरी बेची है, मतलब ये 4000। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड द अमाउंट इज हाउ मच, 4000। आई बात समझ में क्या किया मैंने यहाँ पे, है ना। तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया यहाँ पे 4000। अब क्या है, ये बैलेंस कैरी डाउन भी हो गया। अब आप लिख रहे हो कि 10,000 की कॉस्ट है मशीन की जो कि हम बेच रहे हैं 2000 के लॉस पे। तो ये 10,000 की जो कॉस्ट है इसमें डेप्रिसिएशन कितना हुआ, अभी अभी फाइन किया 4000 का। तो 4000 का डेप्रिसिएशन हुआ तो मशीन की कीमत कितनी हो गई, 6000। 6000 बुक वैल्यू हो गई डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। तो 6000 की जो मशीनरी है वो आप 2000 के लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब कितने में बेच रहे हैं, 4000 पे। तो बाय कैश 4000 और बाय लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो आप यहाँ पे 2000। आई बात समझ में, क्या किया मैंने फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे अच्छे से। 10,000 की मशीन थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितना हुआ है कहां से पता चला, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हमने, ये पता चल गया, ठीक है ना। तो ये 4000 का डेप्रिसिएशन 10,000 में से घटाया तो कितना हो गई बुक वैल्यू, 6 में से आपने 2000 के लॉस पे बेचा, तो मतलब कितने में बेचा, 4000 में बेचा, तो ये 4000 पे बेचा आपने। आई बात समझ में, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करना है, अब ये 40,000 की मशीन थी, 50,000 कैसे हो गई भाई, कुछ खरीदा होगा ना, तो वो जो खरीदा है वो इधर आ जाएगा, टू कैश, ये सेल है, और टू कैश क्या है, परचेजेस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 50 एंड ये 10, 60, 60 माइनस 40 कितना हो जाता है, 20,000। अभी अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ध्यान देना, ये लो, अब यहाँ पे ये जो मशीनरी है तो ये आपका इन्वेस्टिंग है, ये आपका इन्वेस्टिंग है, ये आपका लॉस जो है ये O2 में आता है, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन O2 में आएगा, ये आपका नहीं आता है ना। O2 में क्या आता है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, समझ में आई बात, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। हाँ, अब क्या हमको यहाँ पे O2 की जरूरत है नहीं, है ना, मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे तो केवल इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग बोला गया है हम, ठीक है ना। मगर आगे जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारी चीजें आपके काम में आएंगी, ये O2 का आपके काम में आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारा हो गया, इसमें से अब इसकी हमारी जरूरत नहीं है, इसकी भी हमारी जरूरत नहीं है। हाँ, कैपिटल आ जाइए, पिछले साल 30,000 का कैपिटल था, इस साल बढ़ के 35,000 हो गया, मतलब 5,000 रुपए का इनफ्लो हुआ है कैपिटल में, और कैपिटल रेज किया है हमने। ये 10,000 था, ये घट के कितना हो गया है, 0, मतलब हमने 10,000 क्या किया है, लोन रिपे कर दिया है, तो आपका ये कैश आउटफ्लो हो गया, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ भी है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप देखिए, ये परचेज कर रहे हैं मतलब आउटफ्लो हो रहा है मशीनरी, जब आप परचेज कर रहे हैं तो, और ये आप सेल कर रहे हैं तो इनफ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी उल्टा लिख दिया, सेल ऑफ मशीनरी, और ये हमने लिखा परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये हो गया। और अमाउंट कितना था, ये हमने सेल किया 4,000, परचेज किया है 20, 4,000, 4,000 एंड 20,000, 20,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16,000 आपका नेगेटिव है, ठीक है। एक बार देख लें आंसर, क्वेश्चन नंबर 35 है। हाँ 16,000 है, ये आपका कैश यूज्ड, बिल्कुल सही है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब आ जाइए फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग भी देख लेते हैं। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल्स और, 'रीपेड द लोन',
इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, 5,000, 5,000, और रीपेमेंट ऑफ लोन, कितना है रीपेमेंट ऑफ लोन? 10,000। तो कितना हो जाएगा? 5,000 ये भी आपका है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तो दौड़ेगा, ना ही लगाएं ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यूज्ड लिख दिया ना, तो यूज्ड अपने आप में वो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। एक बार देख लें यार, फाइनेंसिंग 5,000, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, सिंपल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या फाइंड करना है, पहले देखो, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मार्किंग करते चलेंगे। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, बताइए किधर आता है, ओ ई में आता है। अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख, ओके, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 165 फॉर सोल्ड, तो इसको मशीनरी अकाउंट बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये मैं मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस O1, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स आप देख सकते हो, तो ये मैं ओ ई यहाँ पे है, मैं ले लेता हूँ करंट ईयर का O1, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, सेम है क्योंकि अमाउंट 75 O1 ये ले लिया। ट्रेड पेबल्स O3 में आता है, आपको याद होना चाहिए, करंट एसेट है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज O3 में आता है। और फिक्स एसेट का हम अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी लिखा हुआ है, फिक्स एसेट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो ये भी अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया और मशीनरी अकाउंट भी बना दिया, ठीक है। इसको फिक्स एसेट लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले हम बैलेंसेस यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये आपका 21, 25, ठीक है, ओपनिंग है, और ये आपका 23, 30 क्लोजिंग है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका 1062500, और ये है 11 लाख, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले क्या लिखते हैं, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। हाँ, अब मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ, बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद उसको बुक वैल्यू कहते हैं ना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 160 to 500, मतलब मशीन की कॉस्ट कुछ ज्यादा ही रही होगी, 1,60,000 to 500 है ना, सॉरी 2,60,000 to 500 रही होगी। 2,60,000 to 500 में से आपने ये इतना डेप्रिसिएशन घटा दिया, तो मशीन की बुक वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख। वो बेच दिया हमने 20,000 के लॉस पे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो, आ, ये उसका डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन है जो मशीन हम बेच रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वो डेप्रिसिएशन यहाँ से घटाते हैं ना, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 162,500, वो हमने बेच दिया है 20,000 के लॉस पे, तो 1 लाख बुक वैल्यू हो चुकी है, 20,000 के लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब 80,000 पे बेच रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये बुक वैल्यू है, कंफ्यूज मत होइएगा। 1 लाख बुक वैल्यू है और 20,000 के लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब 80,000 पे बेच रहे हैं, तो बाय, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश 80,000, ठीक है, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लिख दिया लॉस, कितना? 20,000। तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? टू कैश परचेजेस, परचेजेस है ना, साफ दिख रहा है ना, क्योंकि इधर कम है इधर ज्यादा है, मतलब आपने खरीदा होगा तभी तो मशीन बढ़ी है। तो चलिए इसका टोटल करते हैं, कितना आता है? 23, 30 प्लस 20 प्लस 80, 162,500 माइनस 21, 25, तो ये आ जाता है 4,67,500, ये आ गया आपका ओ
सॉरी, ये आपका आई, ठीक है, और ये भी आपका आई, ये लॉस है, ये आपका ओ टू, ठीक है ना, लॉस ओ टू। हाँ, अब यहाँ पे कुछ आएगा क्या? बिल्कुल आएगा ना। यहाँ पे चार चीजें रहती है, मैं आपको बता चुका हूँ। बाय डेप्रिसिएशन, ये करेंट ईयर का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आता है? टू मशीनरी या फिक्स एसेट, जो भी लिखें आप, ये आपका डेप्रिसिएशन ऑन, है ना, ये आपका फिक्स एसेट सोल्ड, ठीक है। तो हमने, ये है 162,500। अगेन आप बैलेंसिंग करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? इस साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 162,500 प्लस 11 लाख माइनस 106,500, तो ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 2 लाख। केवल और केवल बैलेंसिंग करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ये दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो कोई ना कोई एक चीज आपको फाइंड करनी रहेगी, इधर या इधर। हम आ जाए मशीनरी अकाउंट में, तो या तो हमको सेल्स फाइंड करना रहता है या परचेजेस फाइंड करना रहता है, कई बार हमको लॉस फाइंड करना रहेगा, तो कुछ ना कुछ इसी तरीके से फाइंड करना पड़ता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं, डेप्रिसिएशन क्या है? ओ टू है, क्लियर है ये? तो इन्वेस्टिंग भी मिल गया हमको यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर, और ऑपरेटिंग भी मिल गया है, और बाकी मार्किंग हम कर चुके हैं क्या? बिल्कुल, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसके बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ नहीं है, सीधे चलते हैं हम फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमें ओ वन फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आइए, सरप्लस, सरप्लस आपका 10 लाख माइनस 2,50,000, करेंट माइनस प्रीवियस, याद है ना, भूलना मत। आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। तो ये आ गया आपका 7,50,000, 7,50,000। फिर ओवन में क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000, एड प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000। ओवन में और कुछ है क्या? नहीं, ओवन में कुछ भी नहीं है। सीधा हम आ जाते हैं यहाँ पे 8,25,000। अब आइए O2। तो O2 में क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो O2 में दो चीजें दिख रही हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और डेप्रिसिएशन। लॉस है 20,000, डेप्रिसिएशन है 2 लाख। तो दोनों ऐड करेंगे हम, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीन या फिक्स एसेट। तो ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 20,000। उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, नहीं, ये कितना था? लॉस था 20,000 और डेप्रिसिएशन था 2 लाख, ठीक है। तो कितना हो गया? 2,20,000, ये ऐड करना है हमको। तो उसके बाद आता है चेंज इन करेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक मिनट, इसका टोटल मैं पूरा लिख लेता हूँ एक बार। 825 प्लस 220, 825 प्लस 220, 1045 होना चाहिए, 1045, ठीक है। चेंज इन करेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो देख लेते हैं। तो आपको याद होगा क्या, DAIL को प्लस करते हैं और IADL को माइनस करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये आपका 1 लाख और ये 375, तो क्या हो रहा है ये? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। तो ये क्या करेंगे? 275 को प्लस करेंगे, ठीक है ना, इंक्रीज इन लायबिलिटी है। और ये आपका 1150 और 13, तो ये बढ़ रहा है,
तो इसको क्या करेंगे, इंक्रीज इन एसेट को माइनस करेंगे, तो -1,50,000। ठीक है, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स एड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 275 लेस इंक्रीज इन क्या था, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना था, 1,50,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। ठीक है, प्लस 1,25,000, तो ये हो जाता है 1170। ठीक है, फिर अंत में क्या करना है, लेस इनकम टैक्स पेड, ओ ई 75,000, तो 75,000 ये इनकम टैक्स पे किया, तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 10,95,000। ठीक है, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग। जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि मेरे पास ये केवल इतनी ही जगह है ना। तो 1095 इज द आंसर, मतलब ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब आइए इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या है, इन्वेस्टिंग में दो ही ट्रांजेक्शन है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो परचेस ऑफ मशीनरी है और सेल ऑफ मशीनरी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पे फ्रॉम है तो मैं लिखूंगा सेल ऑफ मशीनरी, कितना, 80,000। और दूसरा है परचेस ऑफ मशीनरी, 467,500 मेरे ख्याल से। तो 467,500 माइनस 80,000, 387,500 आ रहा है, देखें एक मिनट। हाँ बिल्कुल सही है, ये आपका परचेस मतलब कैश आउटफ्लो ज़्यादा है, तो 387,500 ये क्या लिखेंगे हम, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में, किस तरीके से करना है, पेशेंस चाहिए थोड़ा सा बस। चलो, अब आते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, तो क्या ये फाइनेंसिंग है, बिल्कुल है, ये आपका आउटफ्लो है। डिविडेंड पेड इन द ईयर, ये भी आपका फाइनेंसिंग है, ये भी आउटफ्लो है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स वाई जेड लिमिटेड issued bonus shares in ratio of 5:1 by capitalizing reserve। अरे ये कैपिटलाइजिंग रिजर्व शब्द का इस्तेमाल नहीं भी किया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बोनस शेयर्स में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये 5:1 देख रहे हैं ना, अब समझिएगा बात को। क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास 5 शेयर्स हैं, मेरे पास 5 शेयर्स हैं, और वो 5 शेयर्स, एक शेयर की कीमत है 12 रुपए, तो 5 × 12 कितना हो गया, 60 रुपए के शेयर्स हैं। मैं क्या कर रहा हूं, बोनस दे रहा हूं, हर 5 पे एक शेयर दे दूंगा, हर 5 पे एक दे दूंगा। अभी मेरे पास 5 है ना, अभी मेरे पास कितने शेयर हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो मैं 6 ऐसे नहीं है कि मेरे पास 12 रुपए के 6 शेयर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसमें क्या होता है, सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं, और यहाँ पे 10 रुपए का एक शेयर हो जाता है। अब आपके पास 6 शेयर हो जाएंगे 10 रुपए के, 60 रुपए के। तो ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से आपका जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाता है, आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, मगर आपके पास कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। बोनस शेयर देने से आप अपने शेयर होल्डर्स को यदि बोनस शेयर देते हैं या शेयर स्प्लिट कर देते हैं, तो इससे कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। ये आपका शेयर कैपिटल, मगर आप बोलेंगे बढ़ गया, हाँ शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो रिजर्व रखा हुआ है उसमें से फंड आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, इसीलिए उसको क्या कह रहा है वो, कैपिटलाइजिंग रिजर्व। ठीक है, मतलब रिजर्व में कुछ फंड जो रखा हुआ है उसको कहां ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व भी आप ध्यान करो लायबिलिटी साइड रहता है और कैपिटल भी लायबिलिटी साइड रहता है। अभी रिजर्व में से कुछ फंड उठाया और कहां डाल दिया, शेयर कैपिटल में डाल दिया।
तो आपके पास क्या दूसरी तरफ जो कैश है उसमें कोई चेंज आ जाएगा क्या एसेट में? नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी बैलेंस शीट एज इट इज रहेगी, अभी भी टैली होगी, आपका कैश न कम होगा न ज्यादा होगा। तो बोनस शेयर इश्यू करने से आपका शेयर कैपिटल तो चेंज तो हो गया, मगर उससे आपका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। तो ये इन्होंने यहां पे समझाया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहां पे ये 10 लाख था, ये 12 लाख हो गया, ठीक है ना। मतलब मगर जो शेयर्स मेरे पास हैं उसकी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, उसकी जो शेयर कैपिटल है वो बस चेंज हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो अब हमको इससे कुछ करना भी नहीं है, कुछ लिखना भी नहीं है इसके बारे में, सीधी सी बात है, इसको आपको बस इग्नोर करना है जहां पे भी बोनस शेयर के बारे में बात करेगा वहां पे, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल 10 साल था, इस साल 12 लाख हो गया। कुछ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने शेयर इशू नहीं किए बल्कि बोनस शेयर दिया है, उस कारण से 2 लाख बढ़ा है, इसमें कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। अब आइए 12% डिबेंचर्स, तो पिछले साल 1 लाख के थे, अभी 2 लाख के हो गए, मतलब 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमने और इशू किए हैं, तो ये आपका इनफ्लो हो गया, ठीक है। मगर साथ ही साथ ये 12% डिबेंचर्स जो है, ये 12% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो 12% किस पे देना है? इस पे कि इस पे? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको इस पे देना पड़ेगा, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि ये जानकारी यदि कुछ भी नहीं दी हुई है डिबेंचर्स के बारे में, तो वी अज्यूम दैट दीज डिबेंचर आर इशूड एट द एंड ऑफ ईयर, इसलिए आपको पूरा साल जितने डिबेंचर्स थे हमारे पास उसी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए ये मैंने माइनस कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। दो दो यहाँ पे 19,000 लिखा हुआ है, तो अब हमको यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सोचा कि ये इस पे मेरा ध्यान नहीं गया, तो यहाँ पे जब नहीं लिखा रहता तो हम क्या करते, 1 लाख पे 12% ले लेते। तो अब आप सोच सकते हैं कि यार 19,000 ये किस हिसाब से किया है? देखो, 19,000 इन्होंने हो सकता है कि डिबेंचर्स बीच में कहीं उन्होंने रिडीम किए हो, इसकी जानकारी हमको नहीं दी हुई है ना, मगर इन्होंने इतना जरूर दे दिया है कि ये डिबेंचर्स पे इतना इंटरेस्ट दिया गया है, इसीलिए ये 12,000 हम नहीं लेंगे। हाँ, फिर कह रहा हूं, अगर ये 19,000 नहीं लिखा होता तो हम कितना लेते? 12,000 ही लेते। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो बस हमारे पास ये 1 लाख आ रहा है और ये 69,000 जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा करके देखें। ये 1 लाख का इनफ्लो है और 69,000 का आउटफ्लो है, तो ये हो जाएगा 31,000 का इनफ्लो। तो हम बोलेंगे कैश फ्रॉम क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी 31,000। एक बार देख लेते हैं आंसर, 31,000। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? तो सारे छोटे बड़े पॉइंट सब यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ठीक है। जल्दी हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो के कंप्लीट क्वेश्चंस, फिर देखते हैं कि किस तरह से हम इन सारे कंसेप्ट का यूज करके कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, बाय बाय।